प्राचीन समय से ही हमारे जीवन पद्धति में कई चीज़ें निःशुल्क रही हैं। जैसे हमने कभी शिक्षा को बेचा नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा सदैव निःशुल्क दी जाती रही है। इसलिए गुरुकुलों में बच्चों को रखकर उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें अधिकतम श्रेष्ठ शिक्षा देने का प्रयास रही है। इसी तरह हमारे यहाँ औषध विज्ञान कभी बिका नहीं। इसीलिए हमारे जितने भी वैद्य लोग होते थे, आयुर्वेद के विद्वान होते थे, निःशुल्क लोगों की चिकित्सा करते थे। आज की तरह उनको औषधि बेचने का, इलाज का पैसा लेना अच्छा नहीं लगता था। वो मरीजों को सेवा करके स्वस्थ रखने का कार्यक्रम करते थे और ऐसे वैद्यों को, ऐसे उपचारों को राज्य की तरफ से उनका पारितोषिक मिल जाता था और वो इसको अपना कर्तव्य समझ के निर्वाह करते थे। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी रहती थी कि समाज में लोग बीमार ना पड़ें, हष्ट-पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, दीर्घ आयु रहें। इसी तरह हमारे समाज में कभी न्याय को बेचा नहीं गया। न्याय हमारे यहाँ कभी बिका नहीं। इसीलिए हम शुद्धतम और बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय दे पाते थे, सही न्याय हमारे यहाँ हो पाता था। इसीलिए कभी किसी के अंदर विद्वेष की भावना पैदा नहीं होती थी और जो न्याय करने वाले थे वो भी श्रेष्ठ मनीषी होते थे। इसलिए हमारे यहाँ न्याय को देवता का प्रतीक माना गया है, न्यायाधीश को ईश्वर का रूप माना गया है। हमने चिकित्सकों को भी ईश्वरीय का रूप दिया है, ईश्वर का एक अन्य रूप बताया है। इसी तरह शिक्षक के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सम्मान है। पूरी दुनिया में शिक्षक एक पेशा है, लेकिन भारतीय जीवन पद्धति में जो शिक्षा है, जो शिक्षक का जो पद है वो श्रेष्ठतम है। शिक्षक का पद तो ईश्वर से ज़्यादा माना गया है। आपने एक दुआ सुना हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाऊं पाए। हमने ईश्वर से भी बढ़ के गुरु को माना है, क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास रहा है कि ईश्वर सिर्फ हमें इस संसार से मुक्ति दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, लेकिन गुरु शिक्षक हमें इस समाज के इस जीवन में भी श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचा सकता है। इस जीवन में भी हमें शुद्ध और सफल बना सकता है। दूसरा, मृत्यु उपरांत भी हमें इस संसार से परे निकलने के लिए, इस संसार के दुख दर्द से परे जाने के लिए भी मार्गदर्शक का रूप कर दे सकता है। इसलिए हमारे जीवन में, हमारी परंपरा में शिक्षा का, चिकित्सा का और न्याय का श्रेष्ठतम स्थान रहा है और हमने इसको कभी बेचा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम बौद्धिक रूप से, हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम बौद्धिक जगत में दुनिया में श्रेष्ठ थे। सबसे पुरानी जो विश्वविद्यालय थे वो भारत में थे। एक नहीं कई थे। 24 विश्वविद्यालयों का उल्लेख कई जगह आया है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक शारदा पीठ के नाम से एक विश्वविद्यालय था, जिसे 5000 साल पुराना माना जाता है। उसको कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार वो नष्ट हुआ, भूकंप में भी नष्ट हुआ, विदेशी आक्रांताओं ने भी उसको नष्ट किया और उसका जो जो पुस्तकीय संग्रह था वो दुनिया में श्रेष्ठतम था। करोड़ों किताबें उसके पास होती थी, लेकिन आज करीब 2000 सालों से वो नष्ट हो गया, वो विलुप्त हो गया। उसके खंडर आज भी हैं। इसी तरह हमारे यहाँ शिक्षा के लिए बहुत श्रेष्ठतम विधियाँ थी और गुरुकुलों में तो वो लोग जाते थे जिन्हें किसी विशेष शिक्षा का, विशेष विद्या का अध्ययन करना होता था। अन्यथा हर घर, हर परिवार एक शिक्षक का, एक गुरुकुल का रूप होता था और ये हमारे लिए जानने के लिए बहुत आवश्यक है। कभी आपने सुना होगा कि कभी सुना है कि एक किसान का कोई विद्यालय होता है। आज तो आधुनिक युग में किसान को किसानी सीखने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर कॉलेजों में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उससे पहले कभी किसान के लिए कोई विद्यालय नहीं था। किसान अपने परिवार से, अपने समुदाय से कृषि के बारे में सीखता था और उसमें बहुत सारे प्रयोग भी करता था। इसी तरह लोहार को, कुम्हार को, सुनार को, ऐसे जितने भी जो शिल्प हैं उनके लिए कभी किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? विद्यालय तो आपको एक रीति सिखा सकता है, एक चीज़ पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जो समुदाय अपनी जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो आवश्यकता है, वहाँ जो उपलब्ध जो पदार्थ हैं जिनके माध्यम से आप भवन निर्माण करना चाहते हो या किसी वस्तु को एक आकार देना चाहते हो,
उनके बारे में वो अच्छे से जानता है, उनका सदुपयोग करना ज़्यादा अच्छा सिखा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ किसान भी श्रेष्ठ थे, इसलिए हमारे यहाँ किसान की पैदाइश जो होती थी बहुत अच्छी होती थी। और हमारे यहाँ एक अनाज नहीं होता था, कई तरह के अनाज होते थे, मौसम के अनाज अनुसार अनाज का चयन होता था। हमारे यहाँ तिलहन होती थी, तिलहन भी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग थी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो फसल होती है उसमें विशेष गुण होते हैं, उसमें विशेष पोषकीय तत्व होते हैं जो उस क्षेत्र में रहने वाले जो जनता है या प्राणी है उसके लिए बहुत आवश्यक जो पोषक तत्व में सहजता से उपलब्ध करा देते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप यदि ठंडे प्रदेश में किसी चीज़ को जानेंगे तो उसको कैसे गर्म क्षेत्र में अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में, हमारी परंपरा में हर घर, हर समुदाय, हर गांव एक शिक्षक का रूप था, हर एक गुरुकुल का रूप होता था। इसीलिए हमारे यहाँ हर व्यक्ति शिक्षक होता था। मैं आज भी कई ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो सुनारे का काम करते हैं, लोहारी का काम करते हैं या मकान बनाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कभी कोई जो शिक्षा है जिसको आधुनिक शिक्षा कहते हैं प्राप्त नहीं की, लेकिन उनकी गणनाएं, उनकी कल्पनाएं, उनके शिल्प इतने अद्भुत हैं कि उनके सामने आज उच्चतम शिक्षा प्राप्त जो विशेषज्ञ हैं उनके सामने कोई कुछ पैमाना नहीं रखते। सुनारों को देखा है, आप उनको बताइए कि क्या बनाना है, कैसा बनाना है, वो अपने देसी परंपरागत हथियारों से, उपकरणों से वो चीज़ बना के आपको हाथ में दे देते हैं। आज की तरह एक चीज़ को हज़ारों में निर्मित नहीं किया जाता, वो हज़ारों चीज़ों को अलग अलग तरीके से निर्मित करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारे यहाँ शिक्षा की एक विशेष परंपरा रही थी। हमारे गुरुकुल तो एक विशुद्ध तरीके से शिक्षा देते थे, लेकिन हर घर, हर व्यक्ति एक गुरुकुल लेके घूमता था और एक दूसरे के अनुभवों से उस विद्या को परिष्करण और आगे बढ़ाने का प्रयास होता था।